टू ऑल ऑफ यू, विनोद स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आ गया हूँ मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके, जो कि है पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक की सेकंड चैप्टर की सेकंड वीडियो, जो है कि एंड ऑफ बायपोलरिटी, दो ध्रुवता का अंत। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में काफ़ी हद तक चैप्टर को जो है कंप्लीट कर लिया था, अप्रॉक्सीमेटली 60% तक हम उसे कवर कर चुके थे। 40% चैप्टर जो रह गया था उसे हम आज कवर करेंगे और ट्राई करेंगे कि इसी वीडियो में उस चैप्टर को जो है हम इजीली जो है ख़त्म कर पाए। तो फिर इसी तरीके से मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरा को इसी तरीके से मोटिवेशन करते रहें मेरा, और अपना जो प्यार है वो इसी तरीके से बनाए रखें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, मटेरियल बहुत है हमारे पास और कंटेंट्स भी काफ़ी है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो जो कि हमने ख़त्म करी थी एंड ऑफ बायपोलरिटी में, यूएसएसआर के कोलैप्स होने के टाइम तक, कि यूएसएसआर किन कंडीशन में कोलैप्स हुआ, क्या रीज़न थे, और यूएसएसआर के कोलैप्स होने के बाद वर्ल्ड जो है वो किस सिचुएशन में था, मतलब वर्ल्ड किस तरीके का हो गया था, और मिखाइल गोर्बाचोव जो उनके फॉर्मर प्रेसिडेंट थे उन्होंने कितना ट्राई किया रिफॉर्म्स करने के लिए, लेकिन उनके रिफॉर्म्स जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहे। ठीक है, तो आज हम उसके आगे का स्टडी करेंगे कि यूएसएसआर जब कोलैप्स हो गया, तो यूएसएसआर जब कोलैप्स हुआ तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क क्या था कि आइडियोलॉजी को लेकर क्वेश्चन मार्क था। आइडियोलॉजी यानी सोशलिज्म, समाजवादी व्यवस्था। ठीक है, तो ये आइडियोलॉजी पर ब्लेम किया गया कि यूएसएसआर कोलैप्स हुआ अपनी आइडियोलॉजी की वजह से। कोल्ड वॉर के टाइम में जो फाइट चल रही थी वो आइडियोलॉजी के बीच में फाइट थी, लिबरलिज्म और वर्सेस सोशलिज्म। तो सोशलिज्म के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। सोशलिज्म जो था वो इसमें विलन बन के सामने आया। सोशलिज्म को सबने एक एज ए विलन माना और सभी कंट्रियों के पास अब ये चैलेंज था, क्योंकि मैंने आपको बताया था 15 रिपब्लिकन कंट्रियाँ थी यूएसएसआर के अलायंस के अंदर, और उसके कोलैप्स होने के बाद वो जो है इंडिपेंडेंट हो गई। अब उनके कोलैप्स होने के बाद एक वर्ड आता है शॉक थेरेपी, जिसको कि हम आज स्टडी करेंगे यार। शॉक थेरेपी हिंदी में कहते हैं इसको, शॉक थेरेपी ही कहते हैं वैसे हिंदी में। इसका वर्ड मीनिंग होता है चोट पहुंचाकर उपचार करना, मतलब शॉक लगा है आपको कोई और आपको उसकी थेरेपी करनी है। अब शॉक थेरेपी का आपके चैप्टर में क्या मतलब है? शॉक थेरेपी आपके चैप्टर में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब है। शॉक थेरेपी मतलब शॉक, शॉक यानी कि जैसे चोट पहुंचना, किसी को झटका लगा, वो शॉक किसको लगा था? यूएसएसआर को। ठीक है, यूएसएसआर अलायंस को शॉक लगा था। जो उसको शॉक लगा था उसके बाद ही वो कोलैप्स हुआ था। नेचुरल सी बात है, उसको चोट लगी थी, बहुत जो पावरफुल चोट पहुंची थी उसको, जिसकी वजह से यूएसएसआर कोलैप्स हो गया था। तो शॉक तो लग चुका था यूएसएसआर को, अब रिक्वायरमेंट थी उसकी थेरेपी करने की, उसका उपचार करने की। ठीक है, तो शॉक थेरेपी यहाँ पे वर्ड ये आया कि यूएसएसआर पर जो चोट लगी थी उसके कोलैप्स होने पर उसकी थेरेपी किस तरीके से की जाए, यानी कि अब ऐसा क्या किया जाए कि जो उनकी इकोनॉमी डाउन हो चुकी थी, जो उस कंट्री के अंदर फूड क्राइसिस आ चुके थे, और जितनी भी प्रॉब्लम में थी, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे क्राइम रिकॉर्ड हो, चाहे इकोनॉमी डाउन हो चुकी थी, कुछ भी था, वो सब कुछ सॉल्व करना था। अब कंट्रियाँ जो है कोलैप्स तो हो चुका था यूएसएसआर, कंट्रियाँ इंडिपेंडेंट भी हो चुकी थी, लेकिन अब उनके पास सबसे पहला क्वेश्चन मार्क ये था, सबसे पहला सवाल ये था कि अब हमें आगे क्या करना है, अपनी आइडियोलॉजी को इम्प्रूव किस तरीके से करना है। तो रशिया जो कि उत्तराधिकारी था यूएसएसआर का, जो कि उसको रिप्रेजेंट कर रहा था, जैसे मैंने पिछले चैप्टर में बताया आपको, पिछली वीडियो में बताया, उसको रिप्रेजेंट कर रहा था। तो रशिया ने और कुछ कंट्रियों ने, वो कुछ कंट्रियाँ कौन सी थी? सेंट्रल एशिया कॉन्टिनेंटल की कंट्रियाँ, एशिया कॉन्टिनेंटल के सेंटर पार्ट की जो कंट्रियाँ जो यूएसएसआर अलायंस में थी, ज़्यादातर मोमडन कंट्रियाँ थी उसमें, कजाकिस्तान, चेकोस्लोवाकिया वगैरह मोमडन कंट्रियाँ थी उसके अंदर। चेकोस्लोवाकिया तो चलो यूरोपियन कंट्री है, लेकिन कजाकिस्तान, किर्गिस्तान जैसी कंट्रियाँ थी जो कि एशिया कॉन्टिनेंटल के सेंटर पार्ट में है, वो यूएसएसआर अलायंस में थी। तो शॉक थेरेपी को अपनाया किसने, एक्सेप्ट किसने करा? शॉक थेरेपी को एक्सेप्ट करा पहले रशिया ने और सेंट्रल एशिया की कंट्रियों ने, राइट। अब शॉक थेरेपी थी क्या, उसको मैं आपको मीनिंग तो समझा चुका हूँ, लेकिन असल में यहाँ पर उसको कैसे एप्लीकेबल किया गया। पहली चीज़ तो ये आपको क्लियर होगी शॉक थेरेपी क्या थी, कि शॉक लगा था यूएसएसआर को, उसके लिए थेरेपी की गई थी। ठीक है, चोट लगकर उपचार करना इसका मतलब होता है हिंदी में, चोट लगी हो, किसी को आघात लगा और उसका उपचार किया जाए। अच्छा, उसके बाद जो शॉक थेरेपी आई उसमें आपकी पॉलिटिक्स में उसका मतलब ये है कि शॉक लगा उनको, जो वो लगा था सोशलिज्म आइडियोलॉजी पर। अब सोशलिज्म आइडियोलॉजी की वजह से लगा था शॉक, तो सोशलिज्म आइडियोलॉजी को तो आप एक साइड रखिए,
कि भाई शॉक इसकी वजह से लगा, तो नेचुरल सी बात है हम इसको तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब हमें क्या करना है, उसकी थेरेपी करनी। तो थेरेपी में क्या करा उन्होंने, सोशलिज्म को जो है ड्रॉप कर दिया और लिबरलिज्म को अडॉप्ट कर दिया। ठीक है, सोशलिज्म को ड्रॉप करके लिबरलिज्म को अडॉप्ट करना, यानी कि समाजवादी व्यवस्था को छोड़कर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाना शॉक थेरेपी कहलाता है। ठीक है, एक तरीके से ट्रांसमिशन करना अपने आप को। क्या ट्रांसमिशन किया उन्होंने, सोशलिज्म को ड्रॉप करके लिबरलिज्म की तरफ अपने आप को कन्वर्ट कर दिया, यानी अपनी आइडियोलॉजी चेंज कर दी। ठीक है, तो वो आइडियोलॉजी को जो चेंज करना है, कहो आप कह सकते हो दूसरे वर्ड में, वो है आपका शॉक थेरेपी। ठीक है, शॉक लगा, थेरेपी करना है, ये तो उसका वर्ड मीनिंग हो गया। लेकिन यहाँ पर पॉलिटिक्स के अंदर उन्होंने उसकी थेरेपी कैसे करी, सोशलिज्म को हटाकर ड्रॉप कर और लिबरलिज्म को एक्सेप्ट कर लिया। किसने, रशिया और सेंट्रल एशिया की कुछ कंट्रियों ने। सभी 15 कंट्रियों ने नहीं किया, लेकिन मैक्सिमम ने करा, सेंट्रल एशिया कंट्रियाँ और रशिया ने। ठीक है, अब आता है कि उन्होंने शॉक थेरेपी करी, यानी कि वो लिबरलिज्म में आ गए। अब आपको याद है लिबरलिज्म, कैपिटलिज्म क्या चीज़ है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसको कहते हैं, ये वो आइडियोलॉजी है जिसपे कि यूएस चल रहा था, जिसमें कि सब चीज़ें प्राइवेट होती हैं। ठीक है, अच्छा आगे क्या हुआ वो तो अभी आगे डिस्कस करेंगे, पर सबसे पहले आपको ये पता चल गया शॉक थेरेपी है क्या चीज़, किसको कहा जाता है, और इसके अकॉर्डिंग जो है किस तरीके का सिस्टम चेंज हुआ इन कंट्री के बीच में। अच्छा, अब आता क्या है कि शॉक थेरेपी का ये रिजल्ट उनको मिला, तो क्या मिला, क्योंकि शॉक थेरेपी उन्होंने इसलिए एक्सेप्ट करी थी कि अपनी थेरेपी करना मतलब कि अपनी इंप्रूवमेंट करना, सारी प्रॉब्लम जितने भी थी, जितने क्राइसिस थे, वो जो सारे के सारे जो उनको नल करने थे, बिल्कुल जीरो करने थे उनको, और अपनी इंप्रूवमेंट करनी थी। राइट, अब हुआ क्या कि जो रिजल्ट उन्होंने सोचा था, जो उनकी होप थी शॉक थेरेपी से, वो रिजल्ट उनको नहीं मिल पाया। शॉक थेरेपी जो है वो अनसक्सेसफुल रहे, शॉक थेरेपी जो है वो फेल रही। ठीक है, अच्छा शॉक थेरेपी फेल जो रही, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि शॉक थेरेपी में क्या क्या हो गया। भाई नेचुरल सी बात है, सोशलिज्म को मैंने आपको बताया ड्रॉप किया और लिबरलिज्म को एक्सेप्ट कर लिया, तो उसकी वजह से होता क्या क्या है, नेचुरल सी बात आपको पता तो है होगा ही कि सोशलिज्म में आपको पहले बता चुका हूँ कि जहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, जहाँ पर इक्वालिटी होती है, जहाँ पर गवर्नमेंट के अंडर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एग्रीकल्चर जो है वो कलेक्टिव होता है, यानी ग्रुप में खेती होती है। ठीक है, सब्सिडी प्रोवाइड होती है, एम्प्लॉयमेंट होती है, काम करने का टाइम लिमिटेड होता है। ठीक है, लेकिन लिबरलिज्म में क्या होता है, अब शॉक थेरेपी में हमने शॉक थेरेपी तो ड्रॉप कर दी ना, लिबरलिज्म को एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर क्या क्या हो गया, कलेक्टिव फॉर्म जो थी, जो ग्रुप में खेती होती थी, वो क्या हुई, वो प्राइवेट हो गई, यानी कि अब खेती जो है वो इंडिविजुअल होने लगी, सब खेती अपनी अपनी अलग अलग करेंगे। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ क्या हुई, दूसरी चीज़ हो गई इंडस्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा लगने लगी, उद्योग फैक्ट्रियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लगने लग गई, गवर्नमेंट का कंट्रोल खत्म हो गया। ठीक है, सारा का सारा कंट्रोल किसका हो गया, वेस्टर्न कंट्री होगा, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री की मार्केट के इंटरफेयर हो गए, वहाँ पे इंटरफेयर कर दिया उन्होंने, लिबरलिज्म आया तो उनकी गाइडेंस में आया। ठीक है, मार्केट जो प्रोवाइड हुई उनको उनकी गाइडेंस में हुई, तो उनकी गाइडेंस वहाँ पे चलने लगी, तो प्राइवेट काम हो गया, जितना आप काम करोगे उतना ही ज़्यादा आपको आउटपुट मिलेगी। ठीक है, यानी कि सोशलिज्म के प्रिंसिपल्स तो सब जीरो हो गए और लिबरलिज्म को एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए कह रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो, लेकिन इसका रिजल्ट क्या हुआ, उल्टा हुआ, और शॉक थेरेपी बुरी तरीके से जो है फेल हुई। ठीक है, अब उसके फेल होने से क्या हुआ, उसके फेल होने से क्या हुआ कि जितनी इंडस्ट्रीज उन कंट्रियों ने लगाई थी, वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज से इतनी आउटपुट नहीं हुई जितनी कि उन्होंने होप की थी। तो हुआ क्या कि वहाँ पर जो है सारा बिजनेस ठप हो गया, और कंडीशन ऐसी हो गई कि 90% इंडस्ट्रीज, यानी कि जितने भी शॉक थेरेपी की वजह से इंडस्ट्रीज आ गई थी रशिया के अंदर और सेंट्रल एशिया के अंदर, वो सभी इंडस्ट्रीज को 90% इंडस्ट्रीज को चीपेस्ट प्राइस पे बेचना पड़ा, क्योंकि लोगों के पास मनी प्रॉब्लम्स आ चुकी थी, डेवलपमेंट हो नहीं रही थी, लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही थी, लोगों को अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए फिर अपनी इंडस्ट्रीज को सेल करना पड़ा, क्योंकि आउटपुट आ नहीं रही थी, लोगों को बेनिफिट हुआ नहीं, इकोनॉमी स्ट्रांग हुई नहीं, तो लोगों ने कहा कि अब अपनी जो है एसेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए तो अब इस इंडस्ट्रीज को बेचो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आउटपुट ये कुछ दे नहीं रही, जितना पैसा हमने लगाया कम से कम कुछ तो हमें मिले। तो लोगों ने 90% अपनी इंडस्ट्रीज को जो है बहुत ही सस्ते दामों पे बेच दिया, चीपेस्ट प्राइस पे बेच दिया, होने पौने दामों पे बेच दिया, कौड़ियों के दामों पे बेच दिया। इसे कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री की सबसे बड़ी गैराज, द लार्जेस्ट गैराज सेल इन हिस्ट्री। ये बहुत बड़ी इतिहास की गैराज सेल थी, इतनी बड़ी सेल
कभी भी इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर नहीं हुई है और शायद आज तक नहीं हुई है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर कभी भी किसी कंट्री ने को कोलैप्स होते हुए किसी ने नहीं देखा। इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है उनको सस्ते दामों पर बेचनी पड़ गई अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। यूएसएसआर की जो कंट्रियाँ थी, रशिया और सेंट्रल एशिया की, तो 90% इंडस्ट्रीज को उनको बहुत ही चीपेस्ट प्राइस पे बेचना पड़ा, कोड़ियों के दाम पे बेचना पड़ा। ठीक है, ये नेगेटिव इफेक्ट आता है। शॉक थेरेपी के नेगेटिव इफेक्ट में एक इफेक्ट आता है आपका, क्योंकि वो अनसक्सेसफुल रही, वो आउटपुट उसने दिए नहीं, तो उसके नेगेटिव इफेक्ट में क्या आता है, 90% इंडस्ट्रीज को जो है चीपेस्ट प्राइस पे बेचना पड़ा, बहुत सस्ते दामों पे बेचना पड़ा, जिसे कि कहा जाता है इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल, द लार्जेस्ट गैराज सेल इन हिस्ट्री, ये भी आप इसे कह सकते हो। ठीक है, अच्छा उसके बाद सेकंड नेगेटिव पॉइंट आप इसका लिखोगे। सेकंड नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो करेंसी थी रशिया की, रूबल करेंसी थी, जैसे इंडिया की रुपीज़ है और अमेरिका की डॉलर है, यूरोपियन कंट्रीज की यूरो है, उस तरीके से रशियन कंट्री की करेंसी जो है उसे कहा जाता है रूबल। तो रूबल में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है डाउनफॉल आया। रशियन जो करेंसी थी रूबल, वो जो है बुरी तरीके से कोलैप्स हो गई, उनकी करेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई, ख़त्म सी हो गई अप्रॉक्सीमेटली। रीज़न क्या, वही शॉक थेरेपी, इसका रीज़न शॉक थेरेपी की वजह से जो उनको अपनी इंडस्ट्रीज को सेल करना पड़ा, इसी की वजह से उनकी इंडस्ट्रीज जो उनकी रूबल करेंसी वो भी बुरी तरीके से डाउन हो गई। ठीक है, रशियन डेवलपमेंट नहीं हुई, रशिया के अंदर क्राइम बढ़ गया। ठीक है, रशिया के अंदर पॉवर्टी बढ़ गई, फूड की जो रिक्वायरमेंट थी वो भी उसकी पूरी नहीं हुई, सब नेगेटिव पॉइंट्स हो गए। अच्छा, इसके अलावा अगर इसके पॉजिटिव पॉइंट पूछ लिए जाते हैं, कई बार क्वेश्चन में आता है शॉक थेरेपी क्या है, इसके 2 नेगेटिव एंड 2 पॉजिटिव पॉइंट बताइए, तो 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव पॉइंट बताओ ना। तो पॉजिटिविटी तो इसके अंदर कुछ भी नहीं थी, लेकिन अगर आप पॉजिटिव पॉइंट लिखने पे आते हैं तो आपको पॉजिटिव पॉइंट आप जो लिख सकते हैं वो ये है कि ये जो शॉक थेरेपी का जो फॉर्मूला, इसे कहा जाता है इकोनॉमिक मॉडल, एक आर्थिक मॉडल कहा जाता है हिंदी में शॉक थेरेपी को। इकोनॉमिक मॉडल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए मॉडल आया था ये। यूएसएसआर अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना चाहता था, ग्रोथ करना चाहता था अपनी इकोनॉमी की, इसलिए इस मॉडल को लेके आया था। ठीक है, अच्छा इसके एडवांटेज बता रहा था मैं आपको। इस कोई एडवांटेज में आप लिखोगे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने इसे सजेस्ट किया, रशिया ने और सेंट्रल एशिया की कंट्री ने इसे अडॉप्ट क्यों किया था शॉक थेरेपी को, क्योंकि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने सजेस्ट किया था। तो ये जितनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, इन्होंने सजेस्ट किया था यूएसएसआर की कंट्रीज को कि भाई कोलैप्स होने के बाद अब आपने जिस आइडियोलॉजी पे चलना है वो ज़्यादा बेटर है लिबरलिज्म, यानी कि आप लिबरलिज्म पे चलिए और आप शॉक थेरेपी को एक्सेप्ट कीजिए। तो इनके सजेशन पे शॉक थेरेपी को एक्सेप्ट किया था सेंट्रल एशिया और रशिया ने। अच्छा, ये एडवांटेज आती है एक आपकी, एडवांटेज में लिखेंगे आप आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक के सजेशन पे अडॉप्ट करना, राइट। और सेकेंड आप इसकी एडवांटेज क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि एडवांटेज ये लिख सकते हैं कि यूएस जो है वो कैपिटलिज्म यानी लिबरलिज्म, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर यूएस जो चलकर अपनी डेवलपमेंट भी कर रहा था और अपनी इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग कर रहा था। ठीक है, चारों तरफ से डेवलपमेंट करी लिबरलिज्म पर चलकर, और शॉक थेरेपी जो थी वो लिबरलिज्म पे बेस्ड थी। अपने आइडियोलॉजी को छोड़कर आप लिबरलिज्म को एक्सेप्ट करो। तो ठीक है, सेकंड पॉइंट आपका आ सकता है कि यूएस की डेवलपमेंट जो कि लिबरलिज्म पर ही थी। ठीक है, तो आप 2 इसकी एडवांटेज लिखेंगे, एक तो आईएमएफ वर्ल्ड बैंक की सजेशन, दूसरा यूएस इसी आइडियोलॉजी पर जो है डेवलप कर रहा था। ठीक है, 2 एडवांटेज होगा, डिसएडवांटेज तो मैंने आपको बता दी 90% इंडस्ट्रीज वाले, और इसके अलावा मैंने आपको बताया रूबल करेंसी की डाउन होने वाली। ठीक है, रूबल करेंसी के डाउन होने में 1989 में जो जीडीपी थी रशिया की और 1999 में जो जीडीपी थी, यानी कि 89 के बाद 10 साल बाद जो जीडीपी थी रशिया की वो 89 से भी कम थी। 89 का टाइम पीरियड तो वो था जब यूएसएसआर कोलैप्स हो रहा था, तब यूएसएसआर सारी प्रॉब्लम से जो है चारों तरफ से घिरा हुआ था और उसने शॉक थेरेपी को एक्सेप्ट किया, या इम्प्रूवमेंट होगी। लेकिन उसके 10 साल बाद तक यानी 1999 तक जो उसकी जीडीपी थी वो 89 से भी कहीं ज़्यादा नीचे आ गई, यानी डेवलपमेंट तो करना बहुत दूर की बात थी, वो और ज़्यादा डाउन हो गया। ठीक है, तो नेगेटिव इफेक्ट में तो बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो, पॉजिटिव में आपको 2 बताने चाहिए जो मैंने आपको बताई। ठीक है, अब रशिया के अंदर क्या सिचुएशन आ गई, अनएम्प्लॉयमेंट रह गया, क्राइम ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि अब एम्प्लॉयमेंट था नहीं, एग्रीकल्चर भी डाउन हो गया था, शॉक थेरेपी की वजह से इंडस्ट्रीज भी खत्म हो गई थी, तो क्राइम ज़्यादा बढ़ रहा था, चोरी चकारी ज़्यादा हो गई थी, बहुत ज़्यादा किडनैपिंग वगैरह कई क्राइम्स जो थे वो बढ़ चुके थे और कंट्री जो है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही थी। और उसका विलन बताया गया बोरिस येल्सिन को, क्योंकि बोरिस येल्सिन ही तो वो लीडर था जिसने कोलैप्स के टाइम पे रेवोल्यूशन किया था और वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बना था रशिया का, बोरिस येल्सिन। और उसके बाद शॉक थेरेपी को भी एक्सेप्ट किया था उसने। और जो
रशिया का वो बुरा हाल हुआ, कोलैप्स होने के बाद भी वो बोरिस येल्सिन की वजह से ही हुआ, ऐसा माना जाता रहा। ठीक है, उसके बाद रशिया ने अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट करी 1999 के बाद और अपने आप को ग्रो करना स्टार्ट करा। चलो वो तो हम आगे वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बुक में आगे पढ़ते ही रहेंगे। अब आगे हमारा जो सेगमेंट है, आगे जो हमारा टॉपिक है वो है टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट का मतलब यह है कि रशिया के अंदर यूएसएसआर जब कोलैप्स हुआ था तो 15 कंट्रियों का कोलिब्रेशन था, वो मिलीजुली अलायंस था वो 15 कंट्रियों का। तो बाकी कंट्रियों में क्या हुआ, सेंट्रल एशिया की कंट्रियों में तो हमने देखा शॉक थेरेपी को एक्सेप्ट करा, लेकिन उस एक्सेप्ट करने के बावजूद भी प्रॉब्लम थी। सभी कंट्रियों में, मैक्सिमम सभी कंट्रियों में सिविल वॉर हुआ, जिसे आप होम क्राइसिस भी कह सकते हो, आप हिंदी में इसे कह सकते हो गृहयुद्ध कह सकते हो हिंदी में। आंतरिक रूप से लड़ाइयाँ झगड़े होने लग गए। वो किस चीज़ को होने लग गए कि अब गवर्नमेंट कौन बनाएगा, रूल कौन करेगा, किस आइडियोलॉजी पे चलेंगे। कुछ ने तो शॉक थेरेपी में लिबरलिज्म को एक्सेप्ट किया, वो फेल हुआ, तब भी उनके पास आइडियोलॉजी का क्वेश्चन था। और यूएस अलायंस में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, नॉन इलेवन मूवमेंट नेहरू जी वाला, इंडिया वाला, उसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, हमें नाटो के साथ मिल जाना चाहिए, या हमें चाइना बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है तो उसके साथ जाना चाहिए, या हमें क्या स्टेप उठाना चाहिए। इसको लेकर कंट्रोवर्सी थी सभी कंट्री के अंदर और सबके अपने अपने पर्सनल हित भी थे, जिसकी वजह से सभी वहाँ पे गवर्नमेंट बनाना चाह रहे थे। तो कुल मिलाकर एक मेन निचोड़ ये है कि 15 कंट्रियों के अंदर, मैक्सिमम कंट्रियों के अंदर जो है सिविल वॉर हुआ, गृहयुद्ध स्टार्ट हो गया। हर कोई एडवांटेज लेना चाहता था, गवर्नमेंट बनाना चाहता था वहाँ पर, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है ये क्राइसिस स्टार्ट हुआ। चेचनिया, दागिस्तान जो कंट्रियाँ थी उनके नाम बता रहा हूँ मैं आपको। चेचनिया और दागिस्तान के अंदर वायलेंस, बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ, बहुत ज़्यादा हिंसक मूवमेंट हुए, रेवोल्यूशन हुआ गवर्नमेंट के अगेंस्ट कि गवर्नमेंट जो है एक ऐसी आनी चाहिए, किसी की चॉइस कुछ थी, किसी की चॉइस कुछ थी। सिविल वॉर का मतलब होता है कि जब एक कंट्री के अंदर कई तरीके के व्यू हों, कई तरीके के ग्रुप जो है अपने अपने जो व्यू वहाँ पर अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो आप उसको कह सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ, चेचनिया दागिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा वायलेशन हुआ, बहुत ज़्यादा हिंसा हुई। वहाँ पर जिसके हाथ में पावर थी उसने अपनी पावर का मिसयूज करा, लोगों के ऊपर जो बमबारी भी करनी पड़ी चेचनिया दागिस्तान के अंदर, जिसमें कि ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ, मानवाधिकार आयोग का उल्लंघन हुआ। ह्यूमन राइट्स, जो ह्यूमन के राइट्स हैं वो भी जो है किसी न किसी तरीके से डिस्ट्रॉय हुए। मतलब यह है कि अगर कोई मूवमेंट, कोई किसी की कोई अपनी बात को रखना चाहता है, कोई कुछ अपने व्यू प्रेजेंट करना चाहता है तो आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं करो। ह्यूमन राइट्स यही है कि आप ह्यूमन के राइट्स को ख़त्म नहीं कर सकते। ह्यूमन अपनी बात को रख सकता है, चाहे वो किसी भी उससे बिलोंग करता हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से हो, आप उसको जो है अपनी पावर से जो प्रेशराइज नहीं कर सकते। चलिए वो ह्यूमन राइट्स के बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे बाद में। सिंपल से याद रखना है, आपने चेचनिया दागिस्तान के अंदर जो है बमबारी भी करी गई वहाँ पे उनकी फोर्सेस के द्वारा, और जो लोगों के जो ह्यूमन राइट्स थे उनका वायलेशन भी किया गया। ठीक है, सेंट्रल एशिया की कंट्रियाँ जो कि वो भी यूएसएसआर अलायंस में थी, जिसमें कि ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रियाँ थी। ठीक है, इनके अंदर भी वही सेम पोजीशन रही कि यहाँ पर भी सिविल वॉर चले। सिविल वॉर इसी चीज़ को लेकर चले कि गवर्नमेंट कौन बनाएगा और कौन जो है गवर्नमेंट को बहुत अच्छी तरीके से डील कर सकता है, कौन गवर्नमेंट को जो है अच्छी तरीके से चला सकता है। ठीक है, उसमें अजरबैजान भी था, उसमें यूक्रेन भी थी कंट्री। थोड़ा अजीबोगरीब नाम है, पर ये जो नाम में जितने भी नाम आपको याद रख सकते हो आप रखिए, और जितने मेंशन कर देंगे उतना ही काफ़ी। दूसरी चीज़ क्या, सेंट्रल एशिया की जितनी मुस्लिम कंट्रियाँ थी, इन कंट्रियों में सिविल वॉर जरूर चले, लेकिन सिविल वॉर चलने के बाद भी इन कंट्रियों ने अपने आप को स्टैंड कर लिया, क्योंकि इन कंट्री के पास क्या क्वालिटी थी इनकी, ऑयल्स, पेट्रोलियम। ये मोमडन कंट्री जो थी, सेंट्रल एशिया की जो कंट्रियाँ थी, इनके पास मिनरल्स थे, ऑयल्स थे, जैसे पेट्रोल आजकल की सबसे बड़ी, जिसे कह सकते हो रिच रिसोर्सेज में अकाउंट होता है। तो इन रिच रिसोर्सेज की वजह से इन्होंने अपने आप को दोबारा से स्टैंड कर लिया। ठीक है, क्राइसिस तो चले, सिविल वॉर तो चले, कहीं 2 साल चले, कहीं 4 साल चले, कहीं 8 साल चले, 10 साल आपको ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा 10 ईयर्स तक चले थे सिविल वॉर। जो चला था वो चला था सेंट्रल एशिया की कंट्री तजाकिस्तान के अंदर। तजाकिस्तान 10 ईयर 1991 से लेकर 2001 तक। यूएसएसआर की कोलैप्स होने वाली कंट्रियों में 15 कंट्रियों में सबसे ज़्यादा टाइम तक अगर सिविल वॉर चला कहीं पर तो वो चला तजाकिस्तान 10 ईयर 1991 से लेकर 2001 तक, 1991 से लेकर 2001 तक, और बाकी कंट्रियों में 5 साल 7 साल 4 साल 5 साल चला। और उसके बाद इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज था, इसलिए इन्होंने अपने आप को दोबारा से स्टैंड कर लिया। और स्टैंड करने के बाद भी सभी कंट्रियों की नज़र इनके ऊपर थी, जैसे चाइना, रशिया, यूएस। क्यों थी? क्योंकि इनके पास पेट्रोलियम था। हर कंट्री चाह रही थी कि हम किसी न किसी तरीके से इनके ऊपर जो अपना प्रेशर बनाए, किसी न किसी तरीके से इनको हम अपने अंदर कंट्रोल कर लें, ऑयल एंड मिनरल्स किस तरीके से हम अपने कब्जे में कर लें, जिसकी वजह से जो है सबसे बड़ा रिच रिसोर्सेज जो है वर्ल्ड का, वो किस तरीके से वो होल्ड कर सके। तो उसके बारे में भी
आगे भी चीज़ें आएंगी तो उससे आप कनेक्ट कर सकते हो। और फिलहाल ये ध्यान रखो सेंट्रल एशिया की जो कंट्रियाँ थी उनके पास ऑयल और पेट्रोलियम था, इसलिए उन्होंने अपने आप को स्टैंड भी कर लिया और सिविल वॉर चला कजाकिस्तान में 10 ईयर्स तक क्या करना। ठीक है, अब बात करते हैं ईस्ट यूरोप में। अब यूरोप कॉन्टिनेंटल की जो कंट्रियाँ थी यूएसएसआर के अंदर, उन कंट्री के अंदर भी वही सेम सिचुएशन, सिविल वॉर उनके अंदर भी चला और उनमें से कुछ कंट्री ऐसी भी थी जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। जैसे चेकोस्लोवाकिया एक कंट्री थी ईस्ट यूरोप की जिसमें कि सिविल वॉर चला तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। उसका सोल्यूशन 2 पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद ही निकला। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई तो वो क्या बन गई, चेक प्लस स्लोवाकिया। पहले कंट्री थी चेकोस्लोवाकिया और अब कंट्रियाँ 2 बन गई, एक चेक और एक स्लोवाकिया। राइट, ये ध्यान रखना है आपने। अच्छा, उसके बाद आता है एक यूगोस्लाविया का नाम आता है। यूगोस्लाविया में भी मूवमेंट चल रहा था, वहाँ पर भी वही सिविल वॉर चल रही थी। यूगोस्लाविया कई सारे छोटे छोटे रिपब्लिकन कंट्रियों के साथ मिलकर बना था, जिसमें कि आपको जोसेफ ब्रोज टिटो नाम याद ही होगा जो नॉन एलाइड मूवमेंट्स में भी थे। उनकी डेथ हो गई थी 1980 में। तो उनकी डेथ होने के बाद कंट्री के अंदर जो है और ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई। तो यूएसएसआर अलायंस में उसके कुछ पार्ट्स थे जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पे चलते थे, यानी वो सोशलिज्म पे चलते थे और यूएसएसआर कोलैप्स भी हो गया। तो फिर यूगोस्लाविया भी जो है 1991 में ही 1 साल के अंदर ही 3 डिफरेंट कंट्रियों में डिवाइड हो गया। ठीक है, हालांकि वो 3 अब वो अलग अलग पार्ट से बना हुआ था, 6 बाद में वो 6 कंट्रियों में डिवाइड भी हुआ। लेकिन आपको इतनी सारी डिटेल की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको। लेकिन कम से कम इतना ध्यान रखना, यूगोस्लाविया में से 3 इंडिपेंडेंट जो है वो कंट्रियाँ। यूगोस्लाविया से जो 3 कंट्रियों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट किया उनका नाम आपका है क्रोएशिया, स्लोवेनिया और आपका है बोस्निया और हर्जेगोविना। आप एक बार देख लीजिएगा एनसीईआरटी की बुक में। दोस्तों, मैंने बहुत कुछ बता दिया आपको इसके बारे में। आपको इतनी सारी नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आपका जो 6 नंबर का आता है ज़्यादा से ज़्यादा, और उस 6 नंबर के अंदर आपने जो है सिर्फ आपने मेंशन ये करना होता है कि सभी कंट्री के अंदर सिविल वॉर चला, और उन कंट्री का नाम अगर आप याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो थोड़ा सा ये टिपिकल सा लगता है, थोड़ा सा ये जो नाम है वो टफ है, क्योंकि आपने कभी नाम सुने नहीं है ये। तो इनमें से आपको तजाकिस्तान याद रखना है। कई 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको रिक्वायरमेंट होती है कि 10 ईयर्स तक वहाँ पे सिविल वॉर चला। इसके अलावा चेकोस्लोवाकिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, चेक प्लस स्लोवाकिया, एक चेक बना एक स्लोवाकिया बना। तो इंटरेस्टिंग नाम है। ऑयल और मिनरल्स वाली सेंट्रल एशिया की कंट्रियाँ हैं जिनका नाम आपको याद रखने की ज़रूरत है, अजरबैजान वगैरह, यूक्रेन वगैरह। तो मतलब कुल मिलाकर आप एक 6 नंबर के क्वेश्चन में इतने सारी कंट्री के बारे में जो है आपको माइनर सा लिखने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इनके बारे में इतनी नॉलेज रखें काफ़ी है, क्योंकि डिटेल में अगर एक कंट्री के बारे में जाएंगे तो बहुत लेंथी हो जाता है और एक कंट्री के बारे में कभी भी पॉइंट आउट करके क्वेश्चन नहीं आता। तो इस चैप्टर के अंदर ये आता है कि जो कंट्री कोलैप्स हुई उनमें किस तरीके की प्रॉब्लम आई। तो आपने मेंशन कर ही दिया मैंने, सिविल वॉर वगैरह जो प्रॉब्लम आई, और वो आपको ध्यान रखना है कि किस में कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा टाइम तक चले, किस में कॉन्फ्लिक्ट कम टाइम तक चले, कौन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। फ्रेंड्स, लास्ट सेगमेंट में अब हम इसमें स्टडी करेंगे इंडिया के रिलेशन रशिया के साथ किस तरीके के रहे और क्या उससे आउटपुट मिली, क्या बेनिफिट मिला इंडिया को रशिया के रिलेशन के साथ। वो आपको कभी क्वेश्चन आता है और आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर आपने पूरी स्टडी जो करी है वो यूएसएसआर यानी कि रशिया मेन जो कंट्री थी उसके बारे में स्टडी करी है, और उसके कोलैप्स होने के बाद क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट आया, क्या क्या प्रॉब्लम आए। तो उसी टाइम में इंडिया के रिलेशन किस तरीके से यूएसएसआर के साथ, यानी जब तक वो कोलैप्स नहीं हुआ, और उसके बाद रशिया जब वो बन गया तब उसके रिलेशन कैसे थे। ठीक है, तो इंडिया और रशिया के रिलेशन हमेशा से बहुत स्ट्रॉन्ग रहे। रशिया से बेनिफिट उठाया है इंडिया ने हमेशा, और कुछ हद तक रशिया को भी बेनिफिट पहुंचाया है। तो वो कैसे कैसे पहुंचाया है, इंडिया और रशिया के रिलेशन में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि मूवीज़, रशिया के अंदर इंडियन मूवीज़ जो है बहुत ज़्यादा लाइक की जाती है और बहुत ज़्यादा ही जो है वहाँ पर वो देखी जाती है, चाहे वो राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तक की मूवियाँ हो। रशिया में इंडिया की मूवी को जो है बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। मूवी सेक्शन में हो गया आपका। इसके अलावा रशिया और इंडिया की एक ही सोच थी कि वर्ल्ड जो है मल्टी पोलर वर्ल्ड होना चाहिए, यानी कि वर्ल्ड के अंदर एक सुपर पावर नहीं होनी चाहिए, वर्ल्ड के अंदर जो है मल्टी सुपर पावर होनी चाहिए, जिसकी वजह से कभी भी किसी भी कंट्री में प्रॉब्लम आए तो बाकी सभी कंट्रियाँ उसकी हेल्प करने के लिए आ सके वर्ल्ड के अंदर। यानी कि कहीं ना कहीं जो है वो डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए, एक यूनिटी होनी चाहिए जो कि मल्टी पोलर वर्ल्ड के साथ ही पॉसिबल है। यानी सेकंड पॉइंट में आ सकता है कि दोनों का एक ही व्यू था कि वर्ल्ड जो है मल्टी पोलर होना चाहिए, बहुध्रुवीय विश्व होना चाहिए, यानी कि विश्व के अंदर जो है मल्टी पावर होनी चाहिए, बहुत सारी पावर्स होनी चाहिए, सिर्फ एक सिंगल सुपर पावर नहीं होनी चाहिए, जो कि बाद में अमेरिका बन गया था सिंगल सुपर पावर यूएसएसआर के कोलैप्स होने के बाद। ठीक है, तो इंडियन मूवीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइक की जाती है। सेकेंड, मल्टीपोलर वर्ल्ड
के सपोर्ट में थे दोनों, रशिया भी और इंडिया भी। अच्छा, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है कि इंडिया को जो वेपन्स प्रोवाइड करता था वो रशिया कराता था। इंडिया को जितनी भी वेपन्स की रिक्वायरमेंट थी वो रशिया से ही पूरी होती थी। ठीक है, इंडिया ज़्यादातर अपने वेपन्स जो है परचेज करता था रशिया से, राइट। उसके अलावा फोर्थ पॉइंट में क्या लिखोगे आप कि सैटेलाइट्स, इंडियन टेक्नोलॉजी के में जितनी भी हेल्प करी है रशिया ने, उतनी किसी कंट्री ने इंडिया की हेल्प नहीं करी। टेक्नोलॉजी में ज़्यादातर हेल्प करी है रशिया ने, थर्ड पॉइंट, जो कि जिसकी वजह से इंडिया सैटेलाइट्स भी अपने बनाता रहा, न्यूक्लियर बॉम्ब हो, वहाँ पर टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट हो, सभी रिक्वायरमेंट जो है वो रशिया ने हमारी फुलफिल की है। ठीक है, तो आप फोर्थ पॉइंट को लिख सकते हो कि सैटेलाइट्स या टेक्नोलॉजी के मामले में रशिया ने हेल्प करी है इंडिया को। उसके 4 पॉइंट तो ये हो गए। कश्मीर मैटर पर, कश्मीर मैटर पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से, यानी कि कश्मीर मैटर में जब भी कहीं डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की जरूरत पड़ी तो भी रशिया ने हमारी हेल्प करी है, इनडायरेक्ट जरूरत पड़ी तब भी रशिया ने हमारी हेल्प करी है। कई बार यूएनओ में सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वीटो पावर, जो कि हम 6 चैप्टर में पढ़ेंगे क्या होती है वीटो पावर, वीटो पावर करके पाकिस्तान के मैटर को वहाँ पर जो है इंडिया को सेव करा है रशिया। यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल में जब भी कोई मैटर आता था इंडिया के अगेंस्ट, कश्मीर मैटर को लेकर पाकिस्तान कोई मैटर लेके आता था तो उस मैटर पर रशिया ने वीटो कर कर इंडिया का साथ दिया है, यानी कि पाकिस्तान के जो प्रपोजल को वहाँ पर निगलेक्ट कराया है। कई बार रशिया ने वीटो करके इंडिया की हेल्प करी है कश्मीर मैटर को लेकर। कहीं भी अगर ब्लेम लगाता है पाकिस्तान की कश्मीर के अंदर गलत हो रहा है, इंडिया उसके अंदर वो गलत करता है, अपनी फौज भेज रहा है, वहाँ पर उनकी फ्रीडम खतरे में है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो ब्लेम लगाता है पाकिस्तान। तो वो जितने भी ब्लेम पाकिस्तान लगाता था यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में, वहाँ पर जो अगर फेवर करती है कोई कंट्री, वीटो पावर वाली कंट्री का फेवर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर वीटो पावर की एक भी कंट्री आपको फेवर करती है दैट मीन्स कि वो प्रपोजल वहीं पे निगलेक्ट हो जाता है। 5 कंट्री के पास वीटो पावर है, वो 6 चैप्टर में हम आपको डिटेल से भी पढ़ोगे उसके बारे में आप लोग। यहाँ आपको ध्यान रखना, वीटो पावर करके कश्मीर मैटर पे इंडिया की हेल्प करता रहा है रशिया, राइट। अच्छा, उसके अलावा इंटरनेशनल टेररिज्म के मैटर पर कहीं पर भी टेररिज्म एक्टिविटीज़ होती है तो वहाँ पर उसके अगेंस्ट हमेशा इंडिया के साथ खड़ा रहा है रशिया। चाहे इंडिया के अंदर इंडिया ने टेररिस्ट अटैक फेस करे हो या वर्ल्ड के अंदर कहीं भी टेररिस्ट अटैक हो, उसमें इंडिया के साथ हमेशा हेल्पफुल रहा है रशिया। तो वो भी एक पॉइंट है। इतने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन फिर भी रशिया को से जो बेनिफिट है इंडिया को, उसमें से आप कोई भी पॉइंट लिख सकते हो जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं। एनर्जी सप्लाई, जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो न्यूक्लियर बॉम्ब में भी एनर्जी की सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, तो जितनी एनर्जी सप्लाईज है वो सारी की सारी रशिया जो करता है इंडिया। ठीक है, राइट। अच्छा, उसके बाद चाइना के साथ रिलेशन बैलेंस करने में भी यूएसएसआर यानी रशिया का रोल रहा है। इंडिया की चाइना के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, सभी जानते हैं। चाइना से इंडिया वॉर हार चुका है, वो भी मैं आपको बताऊंगा किन कंडीशन में आ रहा था, 5th चैप्टर में है आपका वो भी। तो इंडिया के चाइना के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है और इंडिया चाइना के तरीके की स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं है। तो इंडिया चाइना के बराबर की स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं है, तो उसको हेल्प की कभी भी रिक्वायरमेंट रही है, यानी कि चाइना को जो डर है इंडिया से वो रशिया की फ्रेंडशिप की वजह से, यानी उस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए रशिया का रोल इंपॉर्टेंट रहा है। रशिया की इंडिया के साथ फ्रेंडशिप चाइना को कहीं ना कहीं वार्न करती रहती है, वार्निंग देती रहती है कि इंडिया के साथ वो कभी कुछ गलत ना करे, राइट। तो एक चाइना के साथ रिलेशन बैलेंस करने में भी, और इसी वजह से इंडिया ने एक ट्रीटी भी करी थी जो कि 2001 में करी थी, 80 पॉइंट ट्रीटी। 80 पॉइंट यानी 80 सूत्री जिसे हिंदी में कहते हैं, 80 पॉइंट थे जिन पर ट्रीटी करी थी कि हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। वो भी इंडिया और चाइना के रिलेशन, सॉरी इंडिया और रशिया के रिलेशन को अच्छा शो करता है। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट बता दिए मैंने, 7-8 पॉइंट आपको बता दिए। अब कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि रशिया को हमसे क्या बेनिफिट होता है, इंडिया को जो बेनिफिट होता है वो तो आपने लिख ही लिए, मैंने बता ही दिए। अब रशिया को भी हमसे कुछ जगहों पे बेनिफिट तो होता ही होगा। तो रशिया को हमसे कहाँ बेनिफिट होता है, रशिया को हमसे बेनिफिट होता है कि वेपन्स मार्केट में रशिया का वेपन्स कंज्यूमर जो है वो इंडिया जो है 2nd लार्जेस्ट कंट्री है। रशिया से वेपन्स खरीदने के मैटर पर दूसरे नंबर पर इंडिया आता है, यानी कि रशिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्राहक जो है वेपन्स का वो इंडिया है। तो नेचुरल सी बात है, हम उसके सबसे बड़े कस्टमर हैं, दैट मीन्स कि हम उसको मनी प्रोवाइड करते हैं जिसमें उसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है, राइट। तो उसका सबसे बड़ा कंज्यूमर हम इंडिया है। 2nd नंबर का कंज्यूमर उससे पहले जो है वो अलग कंट्री है। तो दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर जो है वो इंडिया है, जो कि वहाँ से वेपन्स खरीदता है। तो रशिया को वो बेनिफिट होता है, हमसे उसमें फॉरेन करेंसी मिलती है, राइट। अच्छा, उसके बाद ऑयल मैटर में इंडिया की रिक्वायरमेंट पेट्रोलियम को लेकर बहुत ज़्यादा रही है, जो कि
रशिया से हम परचेज करते हैं, या रशिया के थ्रू हम सेंट्रल एशिया की कंट्री से परचेज करते हैं, तो उस मैटर पर भी जो है रशिया को हमसे बेनिफिट होता है। ऑयल मैटर पर भी जो इकोनॉमी जो उसकी स्ट्रॉन्ग होती है, जो उसको मनी प्रोवाइड होती है, उसकी वजह से भी वो हमारे लिए रशिया के लिए बेनिफिशियल रहा है। अच्छा, और वर्ल्ड की लार्जेस्ट मार्केट इंडिया के अंदर है, तो अगर इन्वेस्टमेंट करना फॉरेन कंट्रियों ने तो इंडिया रशिया को वेलकम करता है हमेशा इस मैटर पर। वर्ल्ड के अंदर क्योंकि सेकंड नंबर पे पॉपुलेशन है इंडिया की, तो उस लिहाज से भी इंडिया जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट में काउंट होती है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, तो यहाँ पर ज़्यादातर वर्ल्ड की कंट्रियाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहती है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है वो तभी पॉसिबल है जब आप इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे करते हो। इसी वजह से यूएस इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे कर रहा है। आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप के रिलेशन बहुत अच्छे हैं अभी मोदी के साथ। तो खैर उस मैटर पर बताऊँ तो आपको वो भी रीज़न यही है कि यहाँ पर जो है लार्जेस्ट मार्केट है, वो भी लार्जेस्ट पॉपुलेशन की वजह से। लार्जेस्ट पॉपुलेशन के कई सारे नेगेटिव इफेक्ट है लेकिन कई पॉजिटिव इफेक्ट भी है। जहाँ लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वो लार्जेस्ट मार्केट भी है, और उसी लार्जेस्ट मार्केट के लालच में कई कंट्रियाँ जो है वो इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे बना के रखना चाहती हैं। तो यूएस को भी मार्केट अच्छी मिलती है। तो 3 मैंने आपको पॉइंट बता दिए, 3 एक या 2 पॉइंट कभी आ जाए तो आ जाए, नहीं तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं आती। इंडिया और यूएस के रिलेशन के बारे में लिखने के लिए आता है कभी। अगर कभी आपसे क्वेश्चन आता है कि रशिया को क्या बेनिफिट होता है इंडिया से, तो वहाँ पर आप ये मेंशन कर सकते हो। वेपन्स मार्केट जो है, वेपन्स कंज्यूमर जो है बहुत बड़ा इंडिया है उसका, और ऑयल्स के मामले में भी कंज्यूमर बहुत बड़ा है, और उसके अलावा लार्जेस्ट मार्केट भी है इंडिया की, तो जो कि उसकी इन्वेस्टमेंट के काम भी आती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी तरीके से ये आपका चैप्टर क्लोज हो गया और आपने मैक्सिमम इसमें कवर कर लिया है, और अप्रॉक्सीमेटली 99% ये कंप्लीट हो चुका है। अगर कभी 1-8% कोई चीज़ रहती होगी तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। और इस वीडियो को आप देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए। अगर कुछ मिस्टेक रहती होगी तो उसे प्लीज़ इग्नोर करें। और मैं भी ये वीडियो भी लाना स्टार्ट हुआ ही हूँ, अभी मेरी शायद आई थिंक 6th-7th वीडियो होगी, और मैं इसी तरीके से नॉलेज लेके आता रहूँगा, आप तक पहुँचाता रहूँगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिए करें, जिसकी वजह से आपके पास जो है वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। और मेरा मोटिव यहाँ पर जो है सिर्फ नॉलेज आप लोगों को प्रोवाइड कराना है, और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान से आप इसे फोकस करके इसे देखिए, और कई बार रिपीट करके देखिए। कई चीज़ आपको नहीं समझ आती तो रिपीट करके देखिए। शायद मैं कई जगह पे बहुत तेज़ बोल देता हूँ तो उसको रिपीट करके सुन लीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मटेरियल ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा बोला जाए, जितना जल्दी बोला जाए, डिलीवर किया जाए उतना अच्छा है। और अगर बहुत धीरे धीरे अगर आपको डिलीवर करूँ मटेरियल, तो यही वीडियो जो मेरी 30 मिनट्स की है, 35 की है, कई बार 40-45 तक पहुँच जाती है, तो ये 1-1 घंटे तक की वीडियो बन जाया करेगी। तो वैसे बहुत वीडियो लेंथी होती है, तो मेरी कोशिश होती है कि कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश करूं, क्योंकि YouTube पे आप वीडियो को जो है दोबारा रिपीट करके भी कई बार देख सकते हो। इसलिए मैं कुछ जल्दी बोलकर आपको मटेरियल देने की कोशिश करता हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप वीडियो इसी तरीके से देखते रहे। आगे आने वाले चैप्टर और भी ज़्यादा दोस्तों इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, अब बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है उसको मैं आपको स्टडी करने में। स्टार्टिंग में ज़रूर आपको मज़ा नहीं आया होगा, क्योंकि ये चैप्टर तो थोड़ा सा बोरिंग टच था। इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर तो फिर भी इंटरेस्टिंग था, लेकिन ये थोड़ा सा बोरिंग टच था। लेकिन आगे के चैप्टर और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, इसके लिए आप रेडी रहिए। और जैसे जैसे आप इन चैप्टर को कवर करते जाएंगे, वैसे ही आपको उतना ही ज़्यादा मज़ा आता रहेगा, देखने में उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा, और समझने में उतना ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए। तो ठीक है बेटा, ठीक है ऑल ऑफ यू, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, और फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।